हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 विलियन शुरू करेंगे। विलियन पढ़ते हुए मुख्यतः 4 जो बेसिक इम्पॉर्टेंट सब टाइप्स हैं। एक तो हम विलियन की सांद्रता के विभिन्न मात्रक पढ़ेंगे, हेनरी एवं राउल्ट नियम और उसके न्यूमेरिकल्स, आदर्श तथा अनादर्श विलियन, और इसके बाद अंत में विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये मुख्यतः 4 सब टॉपिक्स होंगे इस यूनिट को पढ़ते हुए। आज हम विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो विभिन्न मात्रक स्टैंडर्ड हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विलियन के प्रकार जान लें। विलियन होता क्या है? आम भाषा में हम गर्मी में शरबत पीते हैं। जो शरबत होता है उसमें हम सबसे पहले पानी लेते हैं और उसमें कुछ चीनी मिलाते हैं, और जब हमने पानी में चीनी मिला दी तो जो चीज़ बनी उसको हम शरबत कहते हैं। तो जो ये शरबत है ये एक विलियन है। ये विलियन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पानी से और चीनी से। अब विलियन में 2 टर्म और आते हैं, विलेय और विलायक। जो चीज़ विलियन में कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं, और जो चीज़ विलियन में ज़्यादा मात्रा में है उसे विलायक कहते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा से ही विलेय और विलायक पता चलता है। अगर 100 ग्राम का हम विलियन बना रहे हैं, उसमें हमने 90 ग्राम जल लिया है और 10 ग्राम चीनी मिलाया है, तो इस विलियन में जो विलायक है वह ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। विलायक क्या है? 90 ग्राम वाला जल, और विलेय क्या है? चीनी, जो कि कम मात्रा में है, 10 ही ग्राम में है। अब अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अगर हम 100 ग्राम का विलियन बना रहे हैं, उसमें हमने 90 ग्राम चीनी डाल दी है और मात्र 10 ग्राम जल डाला है, या 60 ग्राम चीनी डाल दी है और 40 ग्राम जल डाला है, तो ये जो विलियन बना है इसमें विलेय जो होगा वो कम मात्रा वाला जल हो जाएगा, और विलायक क्या होगा? चीनी होगा। तो इस कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए कि जो कम मात्रा में है वो हमेशा विलेय बनेगा, और जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक बनेगा। अब एक विलियन में सिर्फ 2 ही चीज़ें तो नहीं होंगी हमेशा। एक विलियन में कई चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, जैसे कि हम मान लीजिए उसमें नींबू डाल दिए, चीनी, जल, नींबू, और ये शरबत बना। तो इस विलियन में 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, 3 पदार्थ मौजूद हैं। तो इसमें जो सबसे कम वाला, सबसे ज़्यादा वाला जो पदार्थ है वो विलायक हो जाएगा, और बाकी सभी बचे हुए पदार्थ विलेय हो जाएंगे। जैसे चीनी, नींबू और जल का जो शरबत हमने बनाया तो उसमें विलेय हुआ चीनी और नींबू, और जल विलायक हो जाएगा। ये आम भाषा में समझने के लिए हमने जाना। अब विलियन 2 या 2 से अधिक अवयव क्या बनेगा? अब जैसे जल में अगर हम शुद्ध जल ले रहे हैं तो वो केवल शुद्ध जल है, वो विलियन तो हुआ नहीं, तो उसमें कुछ हम मिलाएंगे तब विलियन बनेगा। तो या तो 2 या 2 से अधिक जो अवयव हैं वो जब मिलेंगे तो एक विलियन बनता है। अब अगर सिर्फ 2 अवयव मौजूद हैं तो जो विलियन बनेगा उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। द्विअंगी विलियन मतलब जिसमें 2 अवयव मौजूद हों। यहाँ पर विलियनों के प्रकार की यह सारणी है, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अपने से भी आप सोच सकते हैं कि विलियन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। तो अब कोई भी विलियन गैसीय विलियन है या द्रव विलियन या ठोस विलियन है, ये कैसे जानेंगे? ध्यान रखिए, हमेशा विलायक की अवस्था पर
यह निश्चित होगा कि वह विलयन कौन से प्रकार का है। कोई भी विलयन गैसीय विलयन तभी कहा जाएगा जब उसका विलायक गैस हो। विलेय कुछ भी हो सकता है, विलेय की अवस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन विलायक गैस होना अनिवार्य है, तो उसे गैसीय विलयन कहेंगे। जब विलायक द्रव हो जाएगा तो वह द्रव विलयन है, जब विलायक ठोस हो जाएगा तो वह ठोस विलयन है। प्रकार में देखें तो उदाहरण, जैसे गैसीय विलयन में विलायक तो हमेशा गैस होगा ही, विलेय जब गैस होगा मतलब गैस धन गैस का जो विलयन बनेगा, तो वो आप सोच सकते हैं गैस धन गैस का विलयन हमारे चारों तरफ वातावरण में क्या हो सकता है, हवा। जो हमारे चारों तरफ एक हवा जो मौजूद है वह गैस और गैस का विलयन ही तो है। उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, कई तरह की गैसें हम इस हवा में मौजूद हैं। तो यह गैस और गैस का गैसीय विलयन बनता है। अब आप मुझे ये बताइए, आप खुद से सोचिए कि हवा जो है एक विलयन है, गैसीय विलयन है, इसमें विलायक कौन है? इसमें विलायक कौन है? विलायक एक गैस है, लेकिन कौन सी गैस विलायक है? अभी हमने जाना विलायक और विलेय कैसे पता करेंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो हमारे आसपास की हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। तो हवा में नाइट्रोजन विलायक है और बाकी सभी जो बची हुई गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, वो सब क्या हैं? विलेय। इस विलयन की विलेय हुई। अब आगे आप खुद से देख सकते हैं द्रव और गैस का, ठोस और गैस का। ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, ये आपको कम से कम एक उदाहरण सभी तरह के विलयन में आपको आने चाहिए। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ये कुछ मात्रक विलयनों की जो कंसंट्रेशन है, कितना गाढ़ा, जो हम नॉर्मल भाषा में जो कहते हैं कि गाढ़ा विलयन है या गाढ़ा विलयन है या हल्का विलयन है, ये हम किन मात्रकों में, केमिस्ट्री में हम किन मात्रकों में यह बात कह सकते हैं, उसके लिए आइए देखते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। द्रव्यमान भार होता है, तो भार को W वेट का मतलब है W/W। इसका सीधा सा फॉर्मूला है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि हमने अगर 100 ग्राम का एक विलयन लिया है जिसमें 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम चीनी है, तो इसमें चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान यानी कि 10 बटा विलयन का कुल द्रव्यमान जो कि 100 ग्राम है, तो 10/100 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा? 10%। अब ऐसे ही आयतन प्रतिशत पर आते हैं। आयतन वॉल्यूम को कहते हैं, वॉल्यूम से V, इसलिए इसको V/V कहा गया है। तो आयतन प्रतिशत में अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणे 100। वैसे ही उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम ले लें कि अगर कहा जा रहा है कि कोई मान लीजिए एथेनॉल है, एथेनॉल जो पीने वाली शराब होती है वो एथेनॉल ही होती है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ होगा, C2H5OH। एथेनॉल का अगर हम जल में मिलाएं एथेनॉल को और अगर बोलें कि 10% विलयन, एथेनॉल का जल में 10% विलयन है, तो इसका तात्पर्य होगा कि 10 मिलीलीटर एथेनॉल 100 मिलीलीटर जल में 100 मिलीलीटर विलयन में मौजूद है। मतलब उस विलयन में 10 मिलीलीटर एथेनॉल है और 90 मिलीलीटर जल मौजूद है। ये मिलीलीटर जरूरी नहीं है, ये लीटर भी हो सकता है कि 10 लीटर एथेनॉल 100 लीटर विलयन में मौजूद है। ऐसे ही और भी हैं, W/V और ppm, सब कुछ उसी तरह फॉर्मूले पर है, आप खुद से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ये बॉक्स में मैंने कर दिया है, आप खुद से ये जो शब्द हैं, ये लाइनें हैं, आप खुद से पढ़ें, ये समझने के लिए आसान होंगी। आगे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है मोल अंश।
मोल अंश का ये फॉर्मूला दिया है कि अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। आइए इसे समझते हैं। मोल अंश समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक विलयन में एक कोई विलयन है जिसमें 4 तरह के अवयव मौजूद हैं। अवयव ए, अवयव बी, सी और डी इन अवयवों का नाम है। अच्छा, पहले आप ये बता दीजिए, समझ भी जाएंगे आप लोग, कि इस विलयन में हम ये कैसे जानेंगे कि इन 4 अवयवों में कौन सा विलायक है और कौन विलेय है। तो ए, बी, सी और डी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा वह विलायक होगा और बचे हुए बाकी 3 अवयव विलेय हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं मोल अंश। तो विलयन बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सभी मिलाकर विलयन बनते हैं। अब अगर हम अवयव ए का मोल अंश निकालें तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा किताब में, अवयव ए का मोल अंश बराबर ए के मोलों की संख्या जो कि उस विलयन में उपस्थित है बटा सभी अवयवों के मोलों की संख्या, ये मोल अंश होता है। तो ए का मोल अंश को हम एक्स ए से दिखाते हैं बराबर ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ये चारों मोलों की संख्या जोड़ेंगे तभी तो सभी अवयवों के मोलों की संख्या बनेगी। इसी प्रकार से हम बाकी एक्स बी, एक्स सी और एक्स डी भी निकाल सकते हैं। ऊपर जो अंश में न्यूमरेटर में मोलों की संख्या है वो बदलती जाएगी और नीचे हर में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी बना रहेगा। अगर हम सभी इन चारों को जोड़ें, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी और एक्स डी को, तो इन चारों को जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि ये जब चारों जुड़ रहे हैं तो हमें अंततः 1 मिल जाता है। इसका मतलब है कि मोल अंश विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का मोल अंश का जोड़ 1 होता है। अतः हम मोल अंश समझ चुके हैं। इससे एक बात और आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें किसी विलयन में, मान लीजिए इसी विलयन में ए, बी और सी का मोल अंश दिया हुआ है, तो क्या हम डी का मोल अंश बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से अंतिम लाइन से अगर एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी दिया, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी दिया हुआ है तो हम एक्स डी निकाल सकते हैं 1 से बाकियों के जोड़ को घटाकर। आगे न्यूमेरिकल में इसका उपयोग आएगा। किताब में देखिए बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे द्विअंगी विलयन के बारे में ए और बी को लेकर समझाया गया है, तो ये वैसे ही है। आइए उदाहरण देखते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो जैसे ही आपने 20% द्रव्यमान देखा तो यह सवाल यहाँ पे पहुँच गया। ये जो मात्रक हमने सबसे पहला पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत का, तो 20% द्रव्यमान का मतलब क्या है कि एथिलीन ग्लाइकॉल 20% द्रव्यमान में उपस्थित है। इसका मतलब अगर 100 ग्राम विलयन हम मानते हैं तो उसमें कितने ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है? 20 ग्राम। तो ऐसे ही सवाल को लगाएंगे भी। मान लेते हैं कि 100 ग्राम विलयन है और उसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित है। उसी सवाल को यहाँ पर लिखा है कि C2H6O2 के मोल अंश ज्ञात करें यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। माना जब भी प्रतिशत वाला ऐसे सवाल आए कि विलेय प्रतिशत दिया हुआ है, विलेय का प्रतिशत में द्रव्यमान या फिर आयतन,
तो हमेशा हम मान लेते हैं कि विलयन जो है वह 100 ग्राम है, और अगर आयतन दिया है तो विलयन को 100 मिलीलीटर मान लेंगे। यहाँ पर द्रव्यमान 20% द्रव्यमान दिया है, तो हम क्या मानेंगे, विलयन हमारे पास 100 ग्राम है। पहली चीज़ ये कि जब भी प्रतिशत दिया हुआ हो तो हम विलयन को 100 ग्राम मान लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सवाल में अगर आप ध्यान देंगे तो बस विलेय के बारे में जानकारी दी गई है कि विलेय क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। विलायक के बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी गई है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने कि विलायक के बारे में जानकारी न दी गई हो तो हम ये मान लेते हैं कि विलायक क्या है, जल है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ जब विलायक न दिया हो तब विलायक जल को मान लिया जाता है। तो दो चीज़ें हमने जानी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कि पहली, जब भी प्रतिशत दिया हुआ हो, प्रतिशत द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो हम मान लेते हैं कि विलयन 100 ग्राम है। और दूसरी कि जब विलायक के बारे में न पता हो तब हम क्या मान लेंगे कि विलायक जल है। आगे देखिए कि जब हमने मान लिया कि 100 ग्राम विलयन है तो उसमें C2H6O2 का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम, और बचा हुआ कितना द्रव्यमान है, 80 ग्राम। वो 80 ग्राम कहाँ से आएगा, विलायक से आएगा जो कि जल है। तो H2O का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। अब C2H6O2 का मोल अंश अगर निकालें तो X C2H6O2 बराबर ऊपर C2H6O2 के मोल बटा बाकी जितने अवयव हैं सबके मोल। तो C2H6O2 के मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमने जाना था कि मोल बराबर दिया गया भार बटा अणु भार। तो दिया यहाँ पर भार कितना हुआ है C2H6O2 का 20, तो 20 बटा C2H6O2 का अणु भार जब यहाँ पर साइड में निकाला गया है, ये अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये निकाल चुके हैं, जान रहे हैं। अगर आप निकालेंगे तो 62 आ जाएगा C2H6O2 का अणु भार। तो 20 बटा 62 बराबर 0.322 मोल। अब पानी के मोल अगर निकालें तो NH2O बराबर 80 बटा 18। 80 ग्राम यहाँ पर H2O का द्रव्यमान है और 18 क्या है, H2O का अणु भार हमने मोल संकल्पना में ये निकाला हुआ है। तो H2O के मोल आ जाएंगे 4.444 मोल। ध्यान रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक तक आप निकालेंगे, उसके बाद दशमलव अगर जा रहा है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। तो लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक तक आप हमेशा निकालेंगे। तो अब यहाँ हमें पता चल गया C2H6O2 के मोल, जल के मोल। तो हम यहाँ से मोल अंश C2H6O2 का निकाल लेंगे। मोल अंश क्या होगा, ऊपर C2H6O2 के मोल बटा जल के मोल और C2H6O2 के मोल। तो ये मोल अंश C2H6O2 का आ जाएगा 0.068। ऐसे ही जल का मोल अंश निकालेंगे तब ऊपर जल का मोल हो जाएगा और नीचे वही चीज़। तो ऊपर 4.444 बटा 0.322 धन 4.444, यहाँ से आ जाएगा 0.932। जल का मोल अंश आ जाएगा 0.932। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम दूसरे तरीके से भी जल का मोल अंश निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि इस विलयन में केवल 2 चीज़ें मौजूद हैं, मतलब यह द्विअंगी विलयन है। तो अभी हमने जल्दी में देखा कि सभी अवयवों का मोल अंश 1 के बराबर होता है। तो मोल अंश जब हमें C2H6O2 का 0.068 मिल गया था, तो जल का मोल अंश, यहाँ पर अंतिम लाइन देखिए, जल का मोल अंश हम बस 1 माइनस 0.068 निकाल के जान सकते थे। तो ये दोनों तरीके हैं। कभी कभी एक तरीका, ये दोनों तरीका लग जाता है, कभी कभी एक तरीका आपको स्पेसिफिकली लगाना पड़ता है, सवाल पर निर्भर करता है। यहाँ पर दोनों तरीके से उत्तर आ जा रहा है। तो ये सरल सवाल था, लेकिन इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि पहला, जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो विलेय या विलायक का, तो हम हमेशा मान लेंगे कि विलयन 100 ग्राम है। और जब हमें विलायक के बारे में नहीं बताया गया है तो हम मान लेंगे कि विलायक क्या है, जल। आगे चलते हैं। आगे एक अच्छा मात्रक है। आगे अब आपकी पूरे क्लास 12th की केमिस्ट्री में इसका नाम लगातार आता रहेगा, मोलरता। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन।
सीधी सी बात है, जब हम बोल देंगे कि NaOH अगर उसकी मोलरता 0.25 है तो इसका तात्पर्य यह है कि 0.25 मोल NaOH 1 लीटर विलयन में घोला गया है। मोलरता का अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट क्या होती है तो यूनिट आप निकाल लेंगे। ऊपर विलेय के मोल हैं, उसकी यूनिट होगी मोल, बटा विलयन का लीटर में आयतन, उसकी यूनिट है लीटर, तो मोल पर लीटर मोलरता की SI यूनिट हो जाएगी। ये उदाहरण है, सरल उदाहरण है, आप इसे देख लीजिए और आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे है मोललता, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। एक चीज़ यहाँ पर जानने की है, मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। मोलरता में ऊपर विलेय के मोल थे और नीचे विलयन का लीटर में आयतन था, जबकि मोललता में ऊपर विलेय के मोल तो हैं लेकिन नीचे विलायक के बारे में बात है, नीचे है विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। वहाँ पर क्या था, विलयन का लीटर में आयतन और यहाँ पर विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक चीज़ और, मोलरता को कैपिटल M से दिखाया जाता है, बड़े M से, और मोललता को छोटे m से। यहाँ पर मोललता को ब्रैकेट में आप देखिए छोटा m बना हुआ है। अगर उदाहरण लें, अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल पर kg KCl का जलीय विलयन है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 1 मोल KCl 1 kg जल में, 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 किलोग्राम विलयन में नहीं है, 1 किलोग्राम जल में है, क्योंकि यहाँ पर हर में विलायक की बात की गई है। उदाहरण 2.3 आप देखेंगे, अपने से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। नहीं आए, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद पाठ्य निहित प्रश्न हैं। यह 5 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन 5 को आप अपने से लगाएंगे। उसके बाद हम विलेयता पढ़ेंगे। इन 5 प्रश्नों को अगर आप स्वयं से लगा ले रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक का विलयन आप समझ गए हैं। इसमें अगर एक सवाल हम करना चाहें तो एक अच्छा सवाल है 2.4, आइए इसे करके देखते हैं। सवाल है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। एक बात मैं बता दूं, जब आप सवाल लगाते रहेंगे तो ये कई आपके सामने केमिकल नेम्स आएंगे, जैसे यूरिया हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, कई तरीके से ऐसे जो कॉमनली यूज्ड केमिकल नेम्स आएंगे। तो आप अपनी कॉपी में ही सबसे पीछे एक सारिणी बनाएं और इन नामों को लिखते जाएं, ताकि जैसे आप अभी आपके सामने यूरिया आया और यूरिया के बाद आप उसका केमिकल नेम जान गए हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, NH2CONH2। तो यूरिया लिख लें और उसके सामने उसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2। ऐसे ही पीछे अभी हमने जो सवाल किए उसमें 2-3 आपको मिले होंगे, क्लोरोफॉर्म था। तो इनकी आप एक सारिणी बनाते चलें, तो ये आपको याद नहीं करना होगा, हूबहू आपको एक समय के बाद याद हो जाएगा। जैसे अगर इसी सवाल में यूरिया बस लिखा होता, उसके अगर रासायनिक सूत्र न दिया होता, तो अगर आपको नहीं पता उसका रासायनिक सूत्र, तो ये सवाल आप नहीं कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा रासायनिक सूत्र दिया हुआ हो। यूरिया, क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब ऐसे रसायन हैं जिनका यह मान के चला जाता है कि कक्षा 12 के विद्यार्थी को इनका रासायनिक सूत्र पहले से पता है। तो आप ये क्या करेंगे, NCERT के किताब के ऐसे सवाल जितने भी हैं वो आप लगाते हुए, जो सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो NCERT के बाहर नहीं आते हैं, तो जो NCERT के रासायनिक सूत्र हैं वही आपको वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में दिखाई देंगे। तो NCERT के जो रासायनिक सूत्र आपको मिल रहे हैं उनकी सारिणी आप बना लें और समय रहते याद कर लें। याद आपको हूबहू हो ही जाएगा, उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सवाल पढ़ते हैं। यूरिया
NH2CONH2 के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। मतलब दो चीज़ें दी गई हैं कि एक चीज़ हमें क्लियर हो गया है कि विलेय क्या है, यूरिया है। दूसरा चीज़ क्या क्लियर हुआ है कि इस विलयन की सांद्रता क्या है, 0.25 मोलर। और 0.25 मोलर जब कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर विलयन 1 लीटर है तो उस 1 लीटर विलयन में 0.25 मोल यूरिया के मौजूद हैं। आगे तीसरी चीज़ ये कही गई है कि इस विलयन का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है और यह एक जलीय विलयन है, मतलब विलायक क्या है, जल है। आइए इस सवाल को करते हैं। मोलरता बराबर हम जानते हैं, मोलरता बराबर विलेय की मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन। यहाँ पर दी गई है मोलरता बराबर 0.25 और मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं तो उसके आगे कैपिटल M लगा दिया है। मोलरता बराबर 0.25 M का मतलब है 0.25 मोल NH2CONH2 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। NH2CONH2 का अणु भार हम अगर निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 60 ग्राम है। अब विलयन में NH2CONH2 का भार कितना होगा? अगर विलयन 1 लीटर है तो उसमें 0.25 मोल NH2CONH2 है और 0.25 मोल यूरिया का भार कितना होगा? जब उसके हम अणु भार से उसको गुणा कर देंगे तो हमें उसका भार मिल जाएगा। तो NH2CONH2 का भार कितना हो गया? 15 ग्राम। किस विलयन में? 1 लीटर विलयन में। और पूछा कितने विलयन का है? 2.5 kg विलयन का पूछा है। अभी हमें 1 लीटर विलयन का में यूरिया का भार मिला है 15 ग्राम। अब ये देखिए कि 1 लीटर विलयन में विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? विलयन का द्रव्यमान होगा 1000 ग्राम धन 15 ग्राम। 1000 ग्राम कहाँ से आ रहा है? 1 लीटर जल से। ऐसा मानते हैं कि 1 लीटर जल में 1000 ग्राम, 1 लीटर जल का भार 1000 ग्राम होता है। मतलब 1 लीटर जल 1 किलो के बराबर होता है। और धन 15 क्योंकि विलेय जो कि यूरिया है उसका द्रव्यमान 15 ग्राम है। तो 1015 ग्राम विलयन में 15 ग्राम यूरिया जब मौजूद है तो जो पूछा गया है 2.5 किलोग्राम विलयन, मतलब 2,500 ग्राम विलयन में कितना यूरिया मौजूद है, ये नॉर्मल हम एक नियम से निकालेंगे। 15 बटा 1015 गुणे 2500, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 36.94।